बाब अव्वल आगाज़ सियाह। मट्टी से कभी रिश्ता नहीं टूटता, लहू की प्यास बुझ जाए तो मंजर बदल जाता है। मेरी आंखों में भटकते हैं सरगोशियों के साए, मैं जिधर देखूं वहां मेरा ही कातिल नजर आए। फिजा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हवेली की पुरानी लकड़ी सांस ले रही हो। ज़ेरब ने कपकपाते हाथों से डायरी का वो पन्ना थामा हुआ था जहां खून की वो लंबी लकीर बनी थी। वो लकीर सिर्फ एक निशान नहीं था, वो नीली स्याही के ऊपर किसी ने ताज़ा लहू से एक रास्ता बनाया था जो डायरी के पन्नों से निकलकर अब उस कमरे के फर्श की तरफ इशारा कर रहा था। ज़ेरब ने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। कनाडा में टोरंटो की ठंड अब हड्डियों में उतर रही थी। मेहरान शाह ने कांच की दीवार पर जमी धुंध को आहिस्ता से साफ किया। बाहर पूरा शहर सोया हुआ था, मगर मेहरान की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसने मेज पर रखा हुआ अपना पासपोर्ट और पुरानी फाइल उठाई। इस फाइल के हर सफ़े पर उसके बाप रहमान शाह की लरजती हुई लिखाई मौजूद थी। मेहरान ने फाइल खोली और कोंच पर अपनी उंगली से बारीक हुरूफ में HAVELIEAMUZTAR लिखा। शाह, फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं और तो अभी तक यहीं खड़ा है। ये हुसन था, मेहरान का बिजनेस पार्टनर, बचपन का दोस्त और अकेला शख्स जो मेहरान की ठंडी आंखों में झांकने की हिम्मत रखता था। हसन ने डार्क ब्लू सूट पहना था, हाथ में पासपोर्ट था और चेहरे पर वही पुरएतमाद मुस्कुराहट। हसन आगे बढ़ा और उसने कांच पर लिखा हुआ नाम देखा। उसके चेहरे पर एक फिक्रमंदी नमूदार हुई। हवेली मुस्तर। शाह, हमने पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, मगर उस एक पुरानी हवेली ने तुम्हारा सुकून छीन लिया है। क्या वाकई हमें वहां जाना चाहिए? टोरंटो का ये बिजनेस एम्पायर तुम्हारे बिना सुन हो जाएगा। मेहरान ने कांच पर लिखा हुआ नाम अपनी हथेली से मिटा दिया, जैसे वो किसी का वजूद मिटा रहा हो। उसने पलटकर हुस्न की आंखों में देखा। हसन, एम्पायर तब ही बचता है जब दुश्मन की जड़ काटी जाए। मेरे बाप की मौत इस हवेली की दीवारों में कैद है। मैं वहां बिजनेस करने नहीं, वो कैद खत्म करने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। हसन तेजी से फोन पर आने वाली बिजनेस कॉल्स अटेंड कर रहा था, सिक्योरिटी और VIP प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर रहा था, जबकि मेहरान किसी स्याह साया की तरह भीड़ को चीरते हुए चल रहा था। शाह, गाड़ी GRT गुजरात एयरपोर्ट पर रेडी होगी। मैंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी टीम भी अरेंज की है, हसन ने साथ चलते हुए कहा। मेहरान रुका और हुसन की तरफ देखकर एक स्पार्ट मुस्कुराहट दी। सिक्योरिटी उनको चाहिए होती है जिन्हें मौत से डर लगता हो, हसन। मुझे तो इंतजार है। लाउंज में बैठते ही हसन ने मेहरान को डबल शॉट एस्प्रेसो का मग पकड़ाया। ये लो अपनी काफी, ओह माजरत, अपना पेट्रोल, हसन ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। मेहरान ने मग थामा। शुक्रिया, मगर ये पेट्रोल तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। जितनी तुम बकवास करते हो, इस हिसाब से तुम्हें तो पूरा टैंकर चाहिए। हसन ने चढ़कर मुंह परे कर लिया। इसी वक्त मेहरान की नज़र अपनी कलाई पर बंधी अपने बाप की पुरानी घड़ी पर थी, जिस पर खून का धब्बा अब अचानक ताज़ा नजर आने लगा था। जहाज जब ऊंचाई पर गया तो हुसन ने लैपटॉप खोल लिया। शाह, हवेली के बारे में कुछ नई डिटेल्स मिली हैं। वहां अब सिर्फ एक बुढ़िया और उसकी एक पोती रहती है, बाकी सब भाग गए हैं। मेहरान ने अपनी आंखें बंद कर लें। एक बूढ़ी औरत और एक लड़की, इतनी बड़ी हवेली को इतनी देर तक जिंदा नहीं रख सकते। हुसन, वहां कोई और भी है, कुछ ऐसा जो हमें नजर नहीं आ रहा। हसन ने हैरत से मेहरान को देखा, मगर मेहरान अब नींद या शायद किसी पुरअसरार ख्वाब की वादी में जा चुका था। ज़ेरब ने नीचे देखा और उसकी चीख निकली, मगर उसने अपना ही मुंह हाथों से सख्ती से दबो लिया ताकि आवाज बाहर न जाए। फर्श पर, जहां डायरी की वो खूनी लकीर खत्म हो रही थी, वहां से मिट्टी और सूखे खून के धुंधले निशान आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था
जैसे कोई भारी चीज घसीट कर कमरे से बाहर ले जाई गई हो। ज़ेरब का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसने डायरी को सीने से लगाया और उन निशानात के पीछे पीछे चलने लगी। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मीराल अंदर दाखिल हुई। मीराल ज़ेरब के मामू की बेटी और इसकी सबसे अच्छी दोस्त है। शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाली मीराल इस हवेली की पुर-असरार दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो चंचल है, हमेशा नए फैशंस और सोशल मीडिया की बातों में रहती है और उसे लगता है कि हवेली मुस्तर के किस्से सिर्फ दादी के बनाए हुए हैं। दादी अम्मा की कहानियां हैं। इसका रंग गोरा, आंखें शोख और हमेशा चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट रहती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो ज़री? दादी अम्मा नीचे तुम्हारा वेट कर रही हैं। उसने पीले रंग का जोड़ा पहना था और उसके बाल खुले थे, इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। ज़ेरब ने फौरन डायरी को अपने दुपट्टे में छुपाया। नीचे दादी जान बुला रही हैं। पूरी हवेली में अजीब सी हलचल है और तो यहाँ कमरे में कैद है। मीराल ने ज़ेरब का हाथ पकड़ा और उसे झटके से आईने के सामने ले गई। अपनी हालत देख, इतना पसीना और डार्क सर्कल्स, तुम अपनी ब्यूटी का ज़रा ख्याल नहीं रखती। इसी पल दादी ज़रीना बेगम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में दाखिल हुईं। उनकी आंखों में वो पुराना गहरा खौफ था जो उन्होंने बरसों से छुपा रखा था। उन्होंने हमेशा की तरह सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी। उनकी तबीयत थोड़ी भलकड़ थी, मगर वो घर के हर फर्द का ख्याल रखती थीं। मीराल बेटी, नाश्ता लग गया है, दादी ने मासूमियत से कहा। मैंने अभी गेट पर किसी के रुकने की आवाज़ सुनी थी। शायद तुम्हारे अब्बा शहर से वापस आ गए हैं। मीराल ने ठंडी आह भरी और दादी की तरफ मुड़ गई। दादी जान, अब्बा तो अभी मुझे ड्रॉप करके गए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे? और गेट तो कब से बंद है। आपको हमेशा ऐसा ही लगता है। दादी ने ज़ेरब के चेहरे को गौर से देखा। ज़ेरब, तो इतनी सहमी हुई क्यों है? जाकर थोड़ा मुंह हाथ धो ले। आज हलवा पूरी बनी है नाश्ते में तेरी पसंद की। ज़ेरब ने दुपट्टे के नीचे डायरी को मजीद जोर से जकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था कि डायरी के पन्नों के दरमियान से कोई ठंडी सरसराहट निकलकर उसकी उंगलियों में उतर रही है। उसने देखा कि दादी की नज़र अब फर्श पर मौजूद उन निशानात पर पड़ रही है, मगर दादी ने बस एक पल के लिए देखा और फिर भूल गईं। दादी जान, मैं अभी आई, ज़ेरब ने डरते हुए कहा। मीराल ने ज़ेरब का हाथ खींचा। दादी की बातों में न आ, उन्हें हर वक्त लगता है कोई आ रहा है। चल चल, जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ते के बाद हमने गैलरी में वो नए पोर्ट्रेट सेट करने हैं। ज़ेरब बाथरूम की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजे पर रुककर उसने पीछे देखा। दादी अब खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थीं, जैसे वो किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रही हों जिसका नाम उन्हें याद नहीं। ज़ेरब बाथरूम में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया और डायरी को दुपट्टे से निकालकर बेसन के ऊपर हैंड वॉश वाले शेल्फ पे रखा। उसने आईने के सामने खड़े होकर पानी खोला, मगर आईने में अपना चेहरा देखकर वो जम गई। आईने पर सर्दी की वजह से जमी धुंध में एक नाम उभर रहा था। हवेली की आर्ट गैलरी में शाम के धुंधलके में ज़ेरब और मीराल खड़ी थीं। दीवारों पर लगे पोर्ट्रेट्स उन्हें घूर रहे थे। ज़ेरब गैलरी में खड़ी एक कैनवस पर लाल रंग बिखेर रही है। इसकी आंखों में डर है, मगर हाथों में जुनून। लोग मुझे इस हवेली की कैद समझते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम कि मैं इस कैद की मलका हूँ। इन दीवारों की खामोशी मेरी ज़बान है और उन रंगों की गहराई मेरा यकीन। मैं वो अक्स नहीं जो धूप ढलने पर मिट जाए, मैं वो लकीर हूँ जो एक बार खींच जाए तो किस्मत बदल देती है। मीराल कॉल पर बात करने के बाद जब वापस आई तो उसने देखा कि ज़ेरब एक कैनवस को गौर से देख रही है, जिस पर अभी सिर्फ गहरे स्याह और सुर्ख रंग बिखरे थे। ज़ेरब, सुन तो सही, अम्मी की कॉल आई थी, कल सुबह मेहरान भाई कनाडा से हमारे घर आ रहे हैं। मीराल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ज़ेरब ने उलझन से उसे देखा और पूछा, कौन मेहरान? ओह फोहा यार, तुम्हें नहीं पता, मेरी अकलौती खाला का अकलौता बेटा। और कौन? इसलिए अब जल्दी घर जाओगी, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे और वापसी पे तुम मेरे साथ चलना
اور ہم مل کے مال جائیں گے اور گیلری کے سیٹ اپ کی چیزیں لے آئیں گے اور کچھ آرٹ کی چیزیں گھر پڑی ہیں تم وہاں سے کلیکٹ کر لینا اور نہ وہ ایک دم بولتے بولتے میرال رک گئی اور اس نے زیرب کو دیکھا جو اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرال نے آواز دی، زیرب تو سن رہی ہے یا پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی؟ کیا بنا رہی ہے یہ؟ زیرب نے برش نیچے رکھا۔ اس نے میرال کی طرف دیکھ کر ایک پر اسرار مسکراہٹ دی۔ میرال، تو نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ رنگ بول سکتے تو سب سے پہلے کیا کہتے؟ میرال نے حیرت سے سر جھٹکا۔ یقیناً یہی کہتے کہ زیرب شاہ تھوڑی پاگل ہو گئی ہے۔ اب صبح کا وقت تھا۔ GRT ایئرپورٹ گجرات کے VIP ایگزٹ سے جب مہران شاہ باہر نکلا تو فضا میں موجود ہلکی سی نمی نے اس کا استقبال کیا۔ سیاہ سوٹ، آنکھوں پر ڈارک سن گلاسز اور ہاتھ میں وہی پرانا لیدر بیگ۔ مہران کسی بزنس ٹائکون سے زیادہ ایک شاطر کھلاڑی لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے حسن تیزی سے فون پر بات کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ حسن نے ایک ہاتھ سے اپنا ٹریول مگ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے ٹرالی سنبھالی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک چمکتی ہوئی سیاہ SUV کھڑی تھی۔ حسن نے لگیج ٹرنک میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مہران خاموشی سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہ، گاڑی چیک کر لی ہے، فل فیول اور GPS سیٹ ہے۔ مہران نے کھڑکی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا۔ باہر کی ہوا میں ٹورنٹو جیسی برفیلی ٹھنڈ نہیں تھی، مگر ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ دنیا کو لگتا ہے کہ وقت گزرنے سے پرانی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ کچھ عمارتیں وقت کے ساتھ انتقام بنتی ہیں۔ نہیں، بلکہ ماضی کا گلا گھونٹنے آیا ہوں۔ آنکھیں بند کر کے لیٹا اور منظر بدل گیا۔ رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے۔ حویلی کے باہر ایک پرانی گاڑی کھڑی ہے۔ چھوٹا مہران 10 سال کا اپنی امی کا ہاتھ تھامے کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ ہے جو آج کے مہران میں ہے۔ رحمان شاہ انہیں رخصت کر رہے تھے۔ چھوٹا مہران سسکتے ہوئے، ابو، ہم پاکستان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اور آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ رحمان شاہ نے جھک کر مہران کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ان کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ مہران بیٹا، کچھ سفر اکیلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ تم اپنی امی کو لے کر کینیڈا جاؤ۔ میں یہاں کے کچھ ضروری کام نپٹا کر جلدی آ جاؤں گا کچھ دنوں میں۔ اور نہ ہی کبھی وہ دن آیا اور نہ ہی رحمان شاہ۔ چھوٹا مہران، مگر ابو، میں نے سنا ہے امی کہہ رہی تھیں کہ دشمن آ رہے ہیں۔ کیا ہم دشمن سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں؟ رحمان شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ ہم ڈر کر نہیں جا رہے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں امانت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ہم جلدی ملیں گے میری جان۔ رحمان شاہ نے مہران کے ہاتھ اور ماتھا چوم کر الوداع کہہ دیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ چھوٹا مہران پچھلی کھڑکی سے اپنے باپ کو اندھیرے میں گم ہوتے دیکھتا ہے۔ وہ آخری منظر رحمان شاہ کا تھا، جو حویلی کے دروازے پر اکیلے کھڑے تھے۔ مہران کی آنکھیں موبائل کی رنگ ٹون کی آواز سے اچانک کھلتی ہیں۔ اسکرین پہ موم لکھا چمک رہا ہوتا ہے۔ مہران نے ایک گہری سانس لی، اپنا گلا صاف کیا اور چہرے کی سختی کو تھوڑا ملائم کر کے کال اٹھائی۔ مہران، السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے اس کی ماں نصرت جہاں آرا، جو بہت پروقار، روبدار اور عقل مند عورت ہیں، ان کی پرسکون آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں میرے پیارے بیٹے، کیسے ہو ماں کی جان؟ میں ٹھیک ہوں موم۔ بیٹا، تم خیریت سے پہنچ گئے ہو نا؟ نجمہ کی طرف میں نے اسے فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم اور حسن پاکستان آ رہے ہو۔ جی امی، ہم راستے میں ہیں، بس پہنچنے والے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بیٹے، میں عمرہ مکمل کر کے سیدھا پاکستان اپنی بہن کے گھر آؤں گی۔ مہران کے چہرے پر ایک دبی ہوئی فکر آئی، مگر اس نے لہجہ نرم رکھا۔ امی، آپ کو تھکان ہو جائے گی، آپ ٹورنٹو واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ نہیں بیٹا، میرا دل اب وہاں پاکستان اٹکا ہوا ہے۔ میں نے تمہاری خالہ کو کال کر کے بتا دیا ہے کہ میں بھی کچھ دنوں میں آ رہی ہوں۔ وہ بیچاری بہت خوش تھیں۔ اور ہاں مہران، دیکھو بیٹا، ماضی کو بھول کر دلوں میں جگہ بنانا سیکھو اور اپنے دل کو پرسکون رکھو میرے پیارے بیٹے۔
मेहरान ने खामोशी से हसन की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए रास्ता देख रहा था। जैसा आप कहें अम्मी, आप बस अपनी हिफाजत करें, मैं आपको लेने खुद एयरपोर्ट आऊंगा। कॉल खत्म हुई तो हसन ने शरारत से मेहरान की तरफ देखा। अगर तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो आज खाला की बजाय वो तुम्हें फोन करके पूछती, कैसे हो डार्लिंग, सही सलामत पहुंच तो गए हो ना, मुझे मिस किया कि नहीं। हसन की डार्लिंग वाली बात सुनकर मेहरान ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और हसन को सर से पांव तक देखा, जैसे किसी गलती से बनी हुई मशीन को देख रहा हो। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मुझे तुम्हारे जैसी ढीठ चीज को झीलना पड़ता। शुक्रिया। इतना शर्फ बख्शने का। ढीठ और शरारती अंदाज में ड्राइव करता हुआ हसन अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। माय प्लेजर कहते हुए मेहरान ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट से हसन को देखा। गाड़ी एक खूबसूरत 2 मंजिला घर के सामने रुकती है। बाहर दीवार पर एक पुरानी मार्बल की तख्ती लगी है, जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा है QASREMEHER, कसरे महर। मेहरान गाड़ी से उतरता है और घर के नाम को गौर से देखता है। हसन भी गाड़ी से बाहर निकलता है और घर की टेरेस की तरफ देखकर सीटी बजाता है। हसन, वाह, कसरे महर। शाह, तुम्हारे रिश्तेदारों का टेस्ट तो काफी रॉयल है, मगर ये 2 मंजिला घर तुम्हारे टोरंटो वाले ईगो के लिए थोड़ा छोटा नहीं लग रहा। मेहरान सनग्लासेस उतारते हुए, हसन, तुम्हें बकवास करने के अलावा भी कुछ आता है? हसन वही शरारत भरी आंखों के साथ, आता है ना, लड़कियां ताड़ना। अब तुम्हारी तरह सिंगल मरने के इरादे तो बिल्कुल नहीं है ना? खाला नजमा बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और आंखों में अपने भांजे के लिए ढेरों प्यार। मेहरान आगे बढ़कर सर पे प्यार लेता हुआ, अस्सलामु अलैकुम खाला। जज्बाती होकर मेहरान को देखते हुए, मेरा बच्चा। मेहरान, कितना बड़ा हो गया है, तो बिल्कुल अपने बाप की झलक है तुझमें। मैं तो कब से राह देख रही थी, तेरी अम्मी का भी फोन आया था। कितने सालों बाद आए हो बेटा? मेहरान, बस टोरंटो के कामों ने थोड़ा वक्त ले लिया, वरना आना तो कब का चाहता था। हुसन गाड़ी से अपना बैग निकालते हुए, खाला जान, ये टोरंटो के काम तो बहाना है, असल में मेहरान शाह को अपना दबदबा पैक करने में 2 दिन लग गए। मैं हुसन हूँ, उसका दोस्त और उसका अकेला बर्दाश्त करने वाला मासूम इंसान। खाला हंसते हुए, जीते रहो बेटा, चलो अंदर आओ, मैंने तुम लोगों की पसंद का सब कुछ बनाया है। मेहरान और हुसन अभी अंदर दाखिल ही हुए थे और कुछ घंटों के बाद बाहर से टैक्सी रुकने की आवाज आई। मेहराल और ज़ेरब ढेर सारे बैग्स उठाए अंदर दाखिल हुईं। मेहराल ने आसमानी रंग का सूट पहना है और वो थकन से निढाल है, जबकि ज़ेरब ने स्याह लिबास पहना है और उसके बॉल कीचड़ में सलीके से बंधे हुए थे। थकावट के बावजूद वो बहुत एलिगेंट लग रही थी। उसके हाथ में आर्ट गैलरी के सेटअप का कुछ सामान है। मेहराल बैग सोफे पर पटकते हुए, हाय अल्लाह, इतनी गर्मी और इतना रश। अम्मी, मैं तो थक कर चोर हो गई हूँ, बस अब कोई ठंडा शरबत पिला। इतना कहते ही मेहराल की नज़र अचानक सामने खड़े हुसन पर पड़ती है, जो बड़े स्टाइल से खड़ा उसे टिकटकी लगाकर देख रहा होता है। मेहराल फौरन सीधी हो जाती है। मेहराल हुसन को घूरते हुए ज़ेरब के कान में सरगोशी करते हुए, ज़ेरब, ये इंटरनेशनल नमूना कौन है यार, अब वो भी हमारे घर के अंदर। ज़ेरब सरगोशी करते हुए, तुम्हें ही एक्साइटमेंट थी, भुगतो अब 1 नहीं 2 इंटरनेशनल नमूनों को। सामने देखो। उनकी नज़रें सामने से आते उस शख्स पर जमे, जो अब उनकी तरफ बढ़ रहा था, और अब वो फ्रेश होकर पहले से ज्यादा पुरस्कार लग रहा था। उसने चारकोल गिरे का एक महंगा डिजाइनर ब्लेजर पहना था, नीचे बिल्कुल साफ सफेद शर्ट और डार्क फॉर्मल ट्राउजर। उसका हर कदम फर्श पर एक दबदबा पैदा कर रहा था और उसकी ठंडी नजरें सीधा ज़ेरब की आंखों में झांक रही थीं। हुसन, जो अब ब्राउन टी शर्ट में और ब्लैक ट्राउजर में मलबूस फ्रेश और हैंडसम लग रहा था। हसन, ओहो खाला, आपकी काम वालियां आ गई हैं लगता है, लेकिन बिल्कुल सलीकेमंद नहीं लगती। मेहराल ने आंखें घुमाते हुए चढ़ के कहा, मेहरान भाई, आपने बताया नहीं कि आप अपने साथ कोई इंटरनेशनल नमूना भी लाए हैं, जो बिना वजह ही इतना ओवर हो रहा है।
काम वाली बात पर मेराल का पारा हाई हो जाता है, मगर मेहरान की ठंडी नजरें माहौल को संजीदा कर देती हैं। मेहरान मिराल की तरफ देखते हुए, मगर आंख का इशारा ज़ेरब की तरफ था। मिराल, तुम्हारे साथ ये मोहतरमा कौन है? मिराल एक्साइटेड होके, ये मेरी मरहूम फूफू की बेटी है ज़ेरब, कज़न कम दोस्त और बहन ज़्यादा। तभी खाला की किचन से आवाज़ आती है, अरे ज़ेरब आई है, ये तो हवेली से निकलती ही नहीं है। बहुत अच्छा, क्या बेटा तुम आ गई, मैं बहुत उदास हो गई थी तुमसे। मेहरान चौंका और संजीदगी से एक नज़र ज़ेरब पे डालकर पूछा, ये कौन सी हवेली की बात कर रही हैं खाला? ज़ेरब ने उस 6 फुट लंबे पुरकशिश चेहरे वाले शख्स पे नज़र डाली, जो अब सोफे पे बैठा जवाब का मुंतज़र था, और दिल में सोचा, ये कहाँ फंस गई? अब इस इंटरनेशनल नमूने को कौन से कीड़े ने काट लिया, जो उसको इतनी दिलचस्पी हो रही है कि कौन सी हवेली की बात हो रही है। फिर एक ठंडी सांस भरते हुए उसने भीनवे चढ़ाकर बोला, हवेली मुस्तर। ये नाम सुनते ही मेहरान के चेहरे के रंग उड़ गए और वहां एक तकलीफ उभरी। इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म को करीद दिया हो। बहुत मुश्किल से उसने खुद को नॉर्मल किया। इतने में खाला ठंडे शरबत के गिलास देने लगीं और फिक्रमंदी से बोले, ज़ेरब बेटा, तुम तो बिल्कुल ही हवेली में बंद होके रह गई हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है मेरी जान। बाहर निकला करो, तुम तो वो मछली बन गई हो जो अपने समंदर से बाहर नहीं निकलती। ज़ेरब ने शर्मिंदगी से कहा, जी खाला, मैं कोशिश करती हूँ, बस घर की मसरूफियात, बिजनेस और अब आर्ट गैलरी का काम कहीं निकलने ही नहीं देता। इतने में ही कुकर की सीटी बजने लगी। अल्लाह अल्लाह, ये कुकर डरा ही देता है। खाला ये कहती हुई भागती हुई किचन में गईं। ज़ेरब की नज़र मेहरान पे पड़ी, जो खामोशी से उसी को देख रहा था। मेहरान ने निहायत धीमी आवाज़ में सरगोशी की, सुना था पुरानी हवेलियों में खजाने छुपे होते हैं, मगर मुझे नहीं पता था वो खजाना डॉल्फिन के रूप में मेरे इंतज़ार में होगा। सॉरी, आपने कुछ कहा? ज़ेरब ने तजस्सुस से मेहरान से पूछा। मेहरान के अल्फाज अभी ज़बान पे ही थे कि हसन, जो मेहरान के बिल्कुल करीब बैठा था, फौरन शरारती अंदाज में बोल पड़ा, माशाअल्लाह, शाह साहब की इन कही बातें भी अब लोग सुनने लगे हैं। मैंने तो कुछ नहीं सुना ज़ेरब साहिबा, आपको क्यों लगा कि शाह ने कुछ कहा है? हालांकि हुस्ने मेहरान की ज़ेरब के मुताल्लिक की गई वो सरगोशी साफ आवाज़ में सुन चुका था। ज़ेरब और मिराल ने बारी बारी उठकर एक एक नज़र हुसन पे डाली और अपने चेहरे के तासुरात से उससे खामोश मलामत करती हुई मिराल के कमरे की तरफ चली गईं। कुछ देर बाद सब कसरी महर में डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे कि अचानक ज़ेरब के फ़ोन की घंटी बज उठी। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नाम चमका, जिसे देखकर मिराल की पेशानी पर बिल पड़ गए और उसने उलझन भरी नज़रों से ज़ेरब की तरफ देखा। कौन है ज़ेरब? मिराल ने। ज़ेरब ने एक नज़र मिराल पे डाली और हिचकिचाहट भरे लहजे में कहा, शकूर चचा की कॉल है, वो कभी फ़ोन करते तो नहीं, आज कैसे की? खैरियत हो सब? कॉल उठाते ही ज़ेरब ने फिक्रमंदी से पूछा, जी शकूर चचा, खैरियत तो है ना? दूसरी तरफ से शकूर चचा की आवाज़ ऐसी थी जैसे उनका दम निकल रहा हो। पीछे से हवेली की पुरानी लकड़ियों के टूटने और किसी के तेज सांस लेने की अजीब सी सरसराहट आ रही थी। शकूर चचा ने हड़बड़ाहट और शदीद खौफ में डूबी आवाज़ में कहा, बीबी जी, जल्दी जल्दी हवेली आ जाएं, सब खत्म हो जाएगा। वो अचानक फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी भारी चीज़ के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई और कॉल कट गई। ज़ेरब का रंग लम्हों में सफ़ेद पड़ गया और उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। मिराल ने घबराकर पूछा, ज़ेरब, क्या हुआ? शकूर चचा ने क्या कहा?